अभय मिश्रा पिछली बार भाजपा से आया, रीवा में कांग्रेस से चुनाव लड़ा और अभय मिश्रा ने राजेंद्र शुक्ला का नाम रखा मुन्ना। जी के पास अडानी है, शिवराज सिंह चौहान के पास बंसल है और राजेंद्र शुक्ला के पास समदड़िया है। ये तीनों फिक्स क्यों है? ये फिक्सिंग नहीं है कि सरकार को बाद में नोट तंत्र में बदल दिया। उन्होंने ये नाम खुद अपने आप में दे दिया। अपनी पीठ थपथपाने में वादी हैं। एक जेब में उनके नारियल रहता है और दूसरे जेब में कैंची रहती है। युवा का युवा कोरस की सीसी पीने की। पार्टी को जिताना हमारा उद्देश्य। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, रीवा में कांग्रेस का विधायक होगा, आज बोल रहा हूँ, और जिस दिन रिजल्ट खुलेगा उस दिन भी आप देखना, मैं आपको यही बताऊंगा कि होगा ना रीवा में कांग्रेस का विधायक, क्योंकि हमारा एक ही सपना है, सरकार के साथ रीवा की सहभागिता। जाते जवाते फिर से मंत्री कोई बने हैं, पर ये उनकी अंतिम बेला है। ये बिल्कुल आप ये मान लो कि इस बार तो गयो भैया गयो। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सभी पार्टियां कमर कसना शुरू कर दी हैं और इसके लिए तैयारियां भी पार्टियों द्वारा की जा रही है। इसी बीच नेता कभी महारैली करते हैं, कभी रैली करते हैं, अलग अलग पार्टी के नेता यहाँ जनसभा करते हैं। आज हम आए हैं रीवा में, जहां यहाँ के वार्ड क्रमांक 12 के पूर्व पार्षद विनोद शर्मा जी से बात करेंगे कि उन्होंने राजनीति में कैसे कदम रखा और कैसे वह आज की राजनीति को देख रहे हैं और आने वाले समय में क्या युवाओं को वो लाभ दिए जा रहे हैं जो कि एक युवा अपेक्षित रहता है कि ये चीज़ मिले लेकिन उसे मिल नहीं पाता है। तो हम जानेंगे कि इनका क्या मत है। और विनोद शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के हैं, तो सर आप कैसे आए यहाँ पे? राजनीति में आने का आपका विचार कैसे बना? आप किसको आदर्श मान के यहाँ पे आए? देखिए, आपको सबसे पहले नमस्कार और आपके चैनल जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत सबको नमस्कार। राजनीति में आने का कोई अपना उद्देश्य नहीं था, कोई मकसद तो था नहीं। हम तो पढ़ाई लिखाई में अपनी दुनिया में व्यस्त थे। राजनीति में अचानक से आ गए और कुछ ऐसी चीजें घटना घटी हमारे जीवन में कि फिर हम राजनीति में ही होके रह गए। कौन सी घटनाएं थी कि मतलब आपको यहाँ आना पड़े? सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि आपने पढ़ाई क्या की है और फिर पढ़ाई के बाद आप राजनीति में आए। हाँ, देखिए, ऐसा है, मैं मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MSc हूँ। कंप्यूटर साइंस से मेरी PhD है, LLB भी है ना। तो पढ़ाई लिखाई तो जितना हो सकता है मैंने भरपूर की है जी। तो LLB करने के बाद राजनीति में कैसे आना हुआ? LLB तो राजनीति में आने के बाद किया, क्योंकि कई जगह पुलिस से भिड़ना पड़ता है, कई जगह लोगों को समझना पड़ता है, बहुत सारे केसों में लोगों को उलझा देते हैं, इसलिए कानून को जानना भी जरूरी है। राजनीति करने वाले व्यक्ति को कानून को जानना जरूरी है कि कहीं किसी एक ऐसे व्यक्ति को पुलिस तो नहीं फंसा रही है जो निरपराधी हो, इसलिए हमने LLB किया। तो वर्तमान समय की जो राजनीति है हमारे संविधान में कि बिना पढ़ा लिखा नेता को भी एक बड़ा ओहदा दे दिया जाता है, तो आप इसे क्या कहेंगे? हमारे संविधान की लाचारी कहेंगे या फिर एक अच्छा कानून कहेंगे कि ऐसे लोगों को भी मौका दिया जा रहा है और देश संभालने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक बिना पढ़े लिखे इंसान को दी जा रही है? आप लगता है अनपढ़ राजा की बात कर रहे हैं। अब अनपढ़ राजा, हम लोग पश्चिमी में कहानी पढ़े थे कि अंधेर नगरी चौपट राजा। तो एकदम में से तो देखो, राजनीति में कोई पढ़ाई लिखाई का कोई बहुत मतलब नहीं होता। जानकारी का मतलब होता है, सत्य का मतलब होता है, निष्ठा का मतलब होता है, आप जो जनता के लिए करने जा रहे हो उसका मतलब होता है। पर इस प्रकार से जिसकी आप शायद बात कर रहे हो, जो अनपढ़ राजा इस देश में हर चीज थोप रहे हैं, केवल और केवल जुमले फेंक रहे हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में रहने की जरूरत है। तो आज की राजनीति में एक पढ़ा लिखा और ऐसा नेता होना चाहिए जिसे जानकारी हो, मतलब वो दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे। और जो अभी आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो लगातार एक पश्चिमी पास राजा की कहानी सुनाते हैं, तो उस कहानी को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबको अपनी अपनी कहानी सुनाने का इंटरेस्ट है। केजरीवाल जी भी राजनीति में आए और वो राजनीति में आए और सफल हुए, वो मुख्यमंत्री बने और उनके दूसरे प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उनकी अपनी योजनाएं। और मैं ये मानता हूँ कि राजनीति का जो घटनाक्रम है ना, वो घटनाक्रम जनता के बीच का है। जनता जो है, जनता पीसी नहीं जानी चाहिए। समझदारी जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, जो जितने टॉप लेवल में हो, उसको उतना उसके दिल में दर्द होना चाहिए जनता के लिए, वो अपने लिए न करे। केजरीवाल जी भी शुरुआत किए थे कि हम ऐसा कर देंगे, बदल देंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, और उन्होंने ऐसा किया तो नहीं। वो आम आदमी की बात करते करते खास आदमी आखिर पहुंच तो वहीं गए ना। उन्होंने बोला था हम लोकपाल ला देंगे, कहाँ चला गया? तो वो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। राजनीति भाई, आगे आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी? आप ये बताओ,
महात्मा गांधी जी रहे, नेहरू जी रहे, सरदार पटेल रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, मौलाना आजाद रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे। इन लोगों को देख करके भगत सिंह रहे, लोगों ने प्रेरणा ली कि इस देश के लिए जान भी दे देना है, इस देश के लिए मर मिटना है, इस देश के लिए हमको कुछ करना है। पर जो आजकल बहुत सारे लोग हैं, तो राजनीति में जो नेता कथनी और करनी में अंतर होता है, तो आगे आने वाली पीढ़ी को संदेश ऐसा दे रहे हैं कि झूठ बोलने वाले नेताओं की जरूरत इस देश में नहीं है। तो इससे लोगों को बचना चाहिए, जिससे अपना एक आदर्श स्थापित हो सके। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का मॉडल लेते हैं अपने, उसमें कहीं भी जाते हैं चुनावी शंखनाद में, और दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, और मध्य प्रदेश में भी महारैली में उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी वही शिक्षा व्यवस्था है जो पंजाब में है, और अब मध्य प्रदेश की बारी है। तो क्या आपको लगता है कि वह शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश में भी जारी रहेगी? देखिए, ऐसा है, मध्य प्रदेश एक अलग टाइप का राज्य है। यहाँ तो कांग्रेस और भाजपा ही, जहाँ पिछले दिनों से देख रहे हैं छोटे छोटे दल, कभी बहुजन आएगी 2-4 सीट, आम आदमी आएगी 1-2 सीट, हम ये नहीं कहते। यहाँ मुख्य रूप से 2 ही पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो विचारधारा ओरिएंटेड है। अब चूंकि भाजपा की सरकार तो 18 में चली गई थी, 18 में जब चली गई तो इन्होंने लोकतंत्र की सरकार को बाद में नोट तंत्र में बदल दिया, लूट लिया सरकार को किस प्रकार से डकैती डाली जाती है, आम जीवन में दिखाया जाता है कि उसके यहाँ चोरी होगी, उसके यहाँ डाका पड़ गया, और पहली बार इस प्रकार से सरकारें में डाका पड़ गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब भाजपा पार्टी ने फूट डालो राज का नीति का अनुसरण किया है, कांग्रेस में फूट डाल के फिर अपनी सरकार बना ली भाजपा ने? ये हम नहीं कहना चाहते, ये तो आप ही देख रही हो, पढ़ी लिखी हो, आज आप एक पत्रकारिता जगत में आगे बढ़ने की ललक में हो, तो ये तो आप भी समझ रहे हो, जनता समझ रही है कि किस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार को कैसे उन्होंने आधी रात को तोड़ा। उस समय बताया कोरोना वरोना कुछ नहीं है, और बाद में क्या हुआ, किस प्रकार से माने जो विधायक हैं उनको 30-30 करोड़ रुपए में खरीद करके लेके चले गए। तो ये सब सारी चीजों को जनता ने देखा है और जनता ने झेला है। कहीं ना कहीं जो सरकार गिरी उसमें एक कांग्रेस की भी खामी सामने आ रही है कि कांग्रेस के नेता ही बिक गए, मतलब जो कद्दावर नेता माने जाते थे वह पैसे के लिए बिक गए। तो इसमें कांग्रेस में गुटबाजी रही होगी या फिर कुछ अन्य बातें रही होंगी जिसके कारण कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस का दामन छोड़कर चले गए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ न कुछ तो रहा होगा। जब धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग लगी होती है, मैं मानता हूँ। हमारे यहाँ सिंधिया खानदान का एक पुराना ट्रैप रिकॉर्ड रहा, हम तो बहुत ज़्यादा नहीं जानते, इतना जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो जब झांसी की रानी के साथ उनका परिवार गद्दारी किया था, बाद में उनकी दादी ने भी एक बार सरकार गिराई थी, तो सिंधिया जी को ऐसा करना नहीं चाहिए था। आम जनमानस में उनको अपना एक जो अपना पुराना पाप होता है उसको प्रायश्चित करके धुलने का प्रयास करना चाहिए। पर वो जब अपने ही ड्राइवर से चुनाव हार गए तो उनके मन में कुंठा रही होगी, और उन्होंने जो किया उसकी सजा 2023 बस 1-2 महीने और जनवरी 2024 कांग्रेस। अब आप रीवा विधानसभा से हैं, तो मैं यह जानना चाहूँगी कि रीवा विधानसभा में लगभग 18 साल हो गए हैं। राजेंद्र शुक्ला यहाँ के विधायक मंत्री रहे और वर्तमान समय में भी वह मंत्री हैं। तो 18 साल में उन्होंने क्या काम किया? उन्हें विकास पुरुष का नाम दिया जाता है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप भी लगता है कि समदड़िया को सारी जमीनें बेच देते हैं विकास के नाम पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये विकास सत्य है या फिर एक अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं? विकास पुरुष उन्होंने ये नाम खुद अपने आप में दे दिया, अपनी पीठ थपथपाने में वादी हैं। एक जेब में उनके नारियल रहता है और दूसरे जेब में कैंची रहती है, आप कभी चेक कर लेना। रीवा के युवाओं को कोरेक्स की शीशी पकड़ा दिया राजेंद्र शुक्ला, यदि उसी को विकास कहते हैं। अपने बेटे को लंदन में पढ़ाते हैं। रीवा में एक ऐसी स्कूल, ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि अपने बेटे को यहाँ पढ़ा सके, अपने बेटे को लंदन में पढ़ा रहे हैं और रीवा के युवाओं के हाथ में कोरेक्स की शीशी पकड़ा दिया। यदि वो इसको विकास कहते हैं तो ये विकास पुरुष उनको मुबारक हो। हमारी बहनों के, हमारी माताओं के आए दिन चैन स्नैचिंग हो रही है, यदि वो इसको विकास कहते हैं तो ये विकास उनको मुबारक हो। रीवा में आप देखते होंगे कि हर महीने में 3-4 मर्डर हो जाते हैं, अन्य हत्या हो जाती है। यदि इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं और इस हत्याओं को विकास कहते हैं तो ये विकास उनको मुबारक हो। और आपको बताऊं, अभी नितिन गडकरी का मैं 2 दिन पहले एक बयान पढ़ा कि जो व्यक्ति, जो सरकारें कंक्रीट के ऊपर डामर की सड़कें बना रही हैं वो भ्रष्टाचार से लिप्त है।
रीवा में कई उदाहरण हैं कि कंक्रीट की सड़कों पर राजेंद्र शुक्ला जी ने ड्रामर की सड़क बनाई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार करें, नितिन गडकरी कह रहे हैं। 3 दिन पहले का बयान है, कल मैंने फेसबुक में अपने पोस्ट भी डाला था। तो इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार रूपी विकास है, ठेकेदारी कर करके विकास जो कर रहे हैं, ये विकास उनको आगे आने वाले चुनाव में रीवा की जनता बता देगी कि विकास नहीं, तुम तो ठेकेदारी कर रहे थे। रीवा की सारी बेशकीमती जमीन उन्होंने सौंदर्या को दे दी। तो वह एक तर्क भी देते हैं कि अगर जो हम बिल्डर को जमीन नहीं देंगे तो किसको देंगे? क्या रीवा में सिर्फ केवल समदड़िया बस बिल्डर है या फिर अन्य बिल्डर हैं जिन्हें देना नहीं चाहते हैं राजेंद्र शुक्ला? देखिए, ऐसा है, जमीनों का एक रेट है। जिस प्रकार से उन्होंने 700-800 रुपए वर्ग फीट में जमीनें दिया, वो जमीन जहाँ 25,000-30,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन थी, उसमें तो उन्होंने अरबों का घोटाला किया, करोड़ों का, अरबों का घोटाला। और ऐसा कौन सी मशीन, ऐसी कौन सी जादू है कि हर बार समदड़िया ठेका पाता है? आप ये बताओ, मोदी जी के पास अडानी है, शिवराज सिंह चौहान के पास बंसल है और राजेंद्र शुक्ला के पास समदड़िया है। ये तीनों फिक्स क्यों है? ये फिक्सिंग नहीं है क्या? हर चीज देश में कोई बेचो। मैं आपके चैनल के माध्यम से जागरूक जनता से सवाल करता हूँ कि यदि कोई सरकारी चीज घाटे में है तो उसको व्यापारी खरीद क्यों रहा है? और यदि व्यापारी खरीद रहा है तो सरकार बेच क्यों रही है? इसका मतलब पर्दे के पीछे कुछ और है ना। नहीं, कोई चीज कैसे बेची जाएगी? और खरीदने वाले वही सब फिक्स हैं। इसका मतलब है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यहाँ भाजी का भी वही रेट है और खाजा का भी वही रेट है, क्योंकि ये जनता को ये समझते हैं कि बाद में हम हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बरगला लेंगे। न ये शिक्षा की बात करते, न ये स्वास्थ्य की बात करते, न ये रोजगार की बात करते। ये रोजगार के नाम पे जो बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला गया है युवाओं के लिए, युवा इससे प्रशिक्षण ले सकें और एक अच्छी नौकरी जैसे आर्मी में जा सके, इसके लिए प्रशिक्षण के लिए वो कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स भी बनवा दिए हैं इसके लिए। तो इसका लाभ क्या रीवा के युवाओं को मिल रहा है और क्या यह कॉम्प्लेक्स रीवा के युवाओं को रोजगार प्रदान करने में साबित होगा या फिर सिर्फ खाना पूर्ति हो जाएगी कॉम्प्लेक्स के नाम पे? देखिए, कॉम्प्लेक्स से कोई रोजगार नहीं आता। कॉम्प्लेक्स से कोई रोजगार नहीं आएगा। पहले तो इन्होंने एक कौन सी योजना लगा दी है, योजना वीर, घोषणा वीर। ये जैसे नहीं घोषणा वीर, तो इसी तरह माने देश के जो आर्मी है उसमें भी इन्होंने कोई अग्निवीर लगा दी है। 4 साल की वहाँ नौकरी दोगे और ये कॉम्प्लेक्स के मध्य नौकरी दोगे। अरे ये बताओ कि हम रीवा के युवाओं की कोरेस की सीसी पकड़ाए, वो कोरेस की सीसी छुड़वा दो। क्या रीवा का युवा कोरेस की सीसी पीने के लिए है? मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से उनसे, कि आपका बेटा लंदन में पढ़े और रीवा का युवा कोरेस की सीसी पिए, इसको आप विकास करोगे? आप अपने बेटे को रीवा में क्यों नहीं पढ़ाए? क्यों ऐसी रीवा में एक स्कूल डेवलप नहीं किए, ऐसा कॉलेज डेवलप नहीं किए कि आपका बेटा यहाँ पढ़ सके? और स्वास्थ्य के नाम पे जब कोरोना हुआ तो खुद जाके भोपाल में एडमिट हो गए, रीवा में क्यों एडमिट नहीं हुए? इसका मतलब उनको अपने रीवा के डॉक्टरों पर भरोसा है, वो व्यापम वाले डॉक्टर होंगे। और व्यापम से जो इनकी नियुक्ति, उनको सब पता है। उद्योग मंत्री रहे हैं, अभी जाते जवाते फिर से मंत्री कोई बने हैं, पर ये उनकी अंतिम बेला है। ये बिल्कुल आप ये मान लो कि इस बार तो गयो भैया गयो। वर्तमान समय में रीवा में आपकी पार्टी के महापौर हैं अजय मिश्रा बाबा, और इतने समय भी हो गया है उनको महापौर बने, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया, थोड़ी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी के रीवा महापौर बने हैं, अभी उन्होंने पहले 1 साल 100 करोड़ बेमिसाल योजना भी लॉन्च की। सब पत्रकारों को उन्होंने बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। तो जनता के लिए तो उन्होंने काम किया है। अभी 1 साल ही हुए हैं और 1 साल होने पे सरकार का साथ नहीं मिला। राजेंद्र शुक्ला जी हर जगह नगर निगम में अड़ंगा लगाए। तो जिस प्रकार से महापौर को एक खुली बैटिंग करने का मौका मिलना चाहिए, तो उस प्रकार से बैटिंग उनको अभी खुली मिली नहीं। 1 साल के बाद, जैसे ये अब नवंबर की बाद चुनाव हो जाएगा, हमारी सरकार बन जाएगी, तो आपको महापौर का अधिकार दिखेगा, विधायक का भी अधिकार दिखेगा। तो कार्य में जब अड़ंगा लगता है ना, आप ये बताओ, महापौर को आप काम करने दो, विधायक क्यों बार बार नगर निगम में हस्तक्षेप करने जाते हैं? भाई आपका एरिया बड़ा है, आप अपना योजना करो, नगर निगम में क्यों घुसते हो? कार्य के नाम पे जब हंगामा कर दिया जाता है नगर निगम पे,
तो कहीं ना कहीं नगर निगम की कार्यवाही भी प्रभावित होती है। इसमें किसी एक पार्टी को दोष देना क्या उचित है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से बजती नहीं है। जब सामने वाला कुछ करेगा तभी बोलेगा दूसरा पक्ष। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पर फुल जिम्मेदार राजेंद्र शुक्ला है या फिर बाबा मिश्रा भी हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि सदन में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। खरीद फरोख्त करके उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध किया, अध्यक्ष है। नगर निगम की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, परिषद ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और कार्य प्रणाली अच्छे से हो सके ये महापौर की जिम्मेदारी। कार्य प्रणाली और सरकार उसमें बैठी है, आयुक्त सरकार का बैठता है। तो महापौर से जितनी उम्मीद थी तो महापौर ने तुम्हारा काम किया। वार्डों में टेंडर लग रहे हैं, वार्डों में भूमि पूजन हो रहे हैं और आपको बताऊं ये करोड़ों लाखों रुपए लगा करके भूमि पूजन करते तो हमारे महापौर जी एक नारियल में जाकर के भूमि पूजन करते हैं। तो इनको ये चीज पच नहीं पा रही। तो अड़ंगा तो यही लगा, अड़ंगा वो लगाता है जो बड़ा होता। सत्ता में तुम बैठे हो। मैं ये सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, बाकी चीजें माननीय महापौर जी बताएंगे, उनका कार्यक्षेत्र मैं क्या हस्तक्षेप करूं, पर एक जनता के नाते बता रहा हूँ कि नगर निगम के क्षेत्र में जो जिसका क्षेत्र होता है, टेरिटरी होती है, उसके टेरिटरी में दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप ये बताओ, रीवा में कोई उद्घाटन होता है नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत, तो आप महापौर को क्यों, ये तुम्हारे बाप का कार्यक्रम है क्या कि तुम अपना कार्यक्रम करोगे? यदि रीवा की शहर की जनता ने महापौर को चुना तो महापौर को बुलाने में क्या दिक्कत है? इसका भी हिसाब 2 महीने बाद लिया जाएगा। जो ये कलेक्टर कमिश्नर ये भाजपा की दलाली कर रहे हैं ना राजेंद्र शुक्ला जी, इनका भी हिसाब लिया जाएगा। तुम दलाल बन के बैठे थे कि प्रशासन बन के बैठे थे? अभी चुनाव से 2-3 महीने पहले ही राजेंद्र शुक्ला को मंत्री का पद दिया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक भारतीय जनता पार्टी एक खेल खेल रही है रीवा की जनता को लुभाने के लिए कि रीवा विधानसभा से भी एक मंत्री का पद दिया गया है और पहले भी मांग की जा चुकी कि राजेंद्र शुक्ला को मंत्री का पद दिया जाए और चुनाव से अब ठीक पहले दिया गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को एक लुभाने के लिए मंत्री पद दिया गया? देखिए, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है किसको मंत्री बनाए किसको ना बनाए, है ना। अब तो उनके यहाँ चली चला की बेली है और इस बेला में अब तो कई मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। और राजेंद्र शुक्ला जी का जो मंत्री बनाना है वो मैं पहले भी किसी चैनल को बता चुका और आपको भी बता रहा हूँ कि उनका हिसाब किताब का। शिवराज सिंह चौहान ने कहा हिसाब करो, इन्होंने कहा पहले पूरा पुराना वाला वो करो, तो इन्होंने अपना हिसाब किताब। अब कोई 1-2 जमीन समदड़ियों को बेचना होगा, ये पूरा राजेंद्र शुक्ला जी नेता नहीं, राजेंद्र शुक्ला मैनेजर। उनका नाम मुन्ना मैनेजर रखा, एक व्यक्ति भाजपा से आया था और भाजपा में दोबारा चला गया। तो भाजपा से आने वाला व्यक्ति उनका नाम बहुत अच्छे से जानता था, उसका नाम था अभय मिश्रा। अभय मिश्रा पिछली बार भाजपा से आया, रीवा में कांग्रेस से चुनाव लड़ा और अभय मिश्रा ने राजेंद्र शुक्ला का नाम रखा मुन्ना मैनेजर। हमने उनसे पूछा भैया इनका नाम मुन्ना मैनेजर क्यों रखे? पार्टी में आए पूछ लिए, विनोद जी वो मैनेजर ही है इसलिए उसका नाम रखा मुन्ना मैनेजर। ये आप जाके उनसे पूछना तुम्हारा नाम मुन्ना मैनेजर क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की राजनीति, उन्होंने कभी विकास की राजनीति, उन्होंने कभी जनता की राजनीति नहीं। वो चुनिंदा 2-4-10 लोगों के साथ घिरे हुए हैं, उन्हीं के साथ वो हमेशा रहे आए। और जब चुनाव में जाते हैं तो पिछला याद करो वो 10 साल और हिंदू, इसके अलावा उनके पास कोई है। आप ये बताओ, उनसे कभी पूछना मौका लगे, आप एक लड़की हो, रीवा में एक पीके स्कूल थी, उन्होंने उसको सीएम राइज बना दिया। हम कहते हैं सीएम राइज एक नहीं खुलवा देते, पीके एक लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय खुलवाना चाहिए कि जो पहले से बना उसको भी तुम नष्ट कर दो। एक रीवा में 18 साल मंत्री रह गए, एक रीवा में नया गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं बना सके। वही हमारा जीडीसी जो कांग्रेस के जमाने से बना था वही बना है। एक नया कॉलेज उन्होंने नहीं बनाया, एक नई प्राइमरी स्कूल उन्होंने नहीं बनाया। 20 साल में इस रीवा विधानसभा में रह गए, भले वो मंत्री रह गए। आप अपना ये उठाओ चैनल और चलो, मैं स्कूटी में चलता हूँ, मेरे साथ पूरे रीवा में घूम लो। एक आदर्श आंगनबाड़ी नहीं, क्या एक आदर्श आंगनबाड़ी नहीं बनाया जा सकता जहाँ पे हमारी बहन अपने छोटे छोटे बच्चों को रख के अपने काम में जा सके? एक नरीवा में आदर्श आंगनबाड़ी है, नरीवा में एक आदर्श स्कूल है, वो इसी मॉडल स्कूल में पढ़े, पर एक दूसरा आदर्श स्कूल नहीं बना सके। उनका पूरा ध्यान था ठेकेदारी में और रीवा का युवा सवाल ना कर सके, इसलिए उनका पूरा ध्यान था कि युवा किसी तरह से कॉलेज पीके अपने आप में पड़ा रहे, उनसे सवाल ना पूछे। आपने नाम लिया अभय मिश्रा का, तो अभय मिश्रा पहले कांग्रेस में थे, पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में आए और फिर भाजपा पे चले गए।
तो क्या था कि मतलब उनको कांग्रेस फिर से छोड़ना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ और फिर वापस जाना पड़ा भाजपा में? तो एक कहीं ना कहीं ये वाली कहावत होगी कि बिन पेंदी का लुटिया, तो क्या अभय मिश्रा बिन पेंदी के लुटिया है कि जब उनका जिधर साइड फायदा हुआ उधर साइड चले जाते हैं? देखिए, ये लोग नेता नहीं है, ये लोग हैं पैसा कमाने वाले लोग। जिधर सत्ता रहती उधर जाते हैं। भाजपा में थे, उनको उस समय 18 में पता चला, लगा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, इधर आ गए। अभी जो है, अभी इनको कांग्रेस वालों ने मना कर दिया, कमलनाथ जी ने मना कर दिया, उनको टिकट नहीं देंगे, सर्वे हो रहे हैं, सर्वे के आधार पर टिकट होगा। तो टिकट के जुगाड़ में गए, अपना व्यापार किसी तरह चलता रहे, किसी तरह से हम फल फूल जाए, विधायक बन जाए, उसके लिए गए। पर आपको ये वही बता सकते हैं कि बिना पेंदी के लोटा है कि बिना लोटा के पेंदी हैं, ये वो बताएंगे कि क्या है, हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि उनको आए थे पार्टी में, वो यहाँ से चुनाव भी लड़े, उन्होंने ही इस विकास पुरुष का नाम दिया मुन्ना मैनेजर। वो मुन्ना मैनेजर क्यों बोले ये वो बताएंगे, और मुन्ना मैनेजर क्यों है ये भी। तो आने वाले समय में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, और अगर जो रीवा में एक बात माने या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, तो रीवा के युवाओं को कोरेक्स से छुटकारा पाने के लिए आप लोग क्या काम करेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आप हैं, तो आपका भी एक दायित्व होता है कि रीवा को लोगों को कोरेक्स से दूर करें, तो आपका क्या कदम होगा? देखिए, ये तो तय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और ये भी तय है कि रीवा में कांग्रेस का विधायक होगा। सबसे पहले युवाओं के लिए कोरेक्स रीवा में ना बेची जाए, तो जो दुकानें हैं उनसे निवेदन करेंगे, भैया आप कोरेक्स ना बेचना। बाकी जो सजा सरकार कानून देवे करेगी, कुछ अलग से भी प्रावधान रखे जाएंगे कि उनको यदि बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको कैसे सजा देंगे, ये हम एक अलग व्यवस्था होगी, वो बात की बात है। दूसरा, जो यहाँ सरकारी नौकरी, तो आप ये मान लो कि कमलनाथ जी आते ही देंगे, उन्होंने अपने वचन पत्र दिए। हम लोगों की विशेष मांग रहेगी जो अगल बगल फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों में रीवा के 30 से 40% युवाओं को भागीदारी हो। हमारे जमीन का शोषण तुम कर रहे हो यहाँ पे, उसका पूरा माल ले जाके दिल्ली बेचते हो, तो रीवा के युवाओं को वहाँ नौकरी क्यों नहीं रखोगे? तो उन पे दबाव बनाया जाएगा कि रीवा के युवाओं को 30 से 40% नौकरी क्षेत्रीय लोगों को दें, और ऐसा उनको करना पड़ेगा। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के गुढ़ में स्थित है, और जब सोलर प्लांट बनाया गया तो उसमें यह कहा गया कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो क्या युवाओं को रोजगार दिया गया? उनकी जमीन के एवज में रोजगार दिया जाएगा? और मंत्री जी यह कहते हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया गया, लेकिन केवल गार्ड की नौकरी दी गई और छोटे पदों की नौकरी दी गई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि रीवा के युवाओं के पास क्या उस तरह की स्किल नहीं है जिसके कारण उन्हें नहीं रखा गया? देखिए, स्किल डेवलपमेंट करना सरकार का काम है। एक रीवा में सिविल इंजीनियर विधायक था, उन्होंने रीवा में एक कॉल सेंटर क्यों नहीं बनाया? रीवा में पुणे जैसे यहाँ पे आईटी हब क्यों नहीं बना? उनकी प्राथमिकता 20 सालों में क्या थी? क्या रीवा में आईटी हब नहीं बन सकता? क्या हर चीज पुणे और बेंगलुरु में ही होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मौका मिलते मिलते मिल गया, एक पंचवर्षीय में रीवा का नाम आईटी हब के रूप में जाना जाएगा। रीवा के जो युवा हैं वो वहाँ काम करते पाए जाएंगे। रीवा के युवाओं के हाथ से कोरेक्स की शीशी छुड़वा करके उनके दिमाग में भविष्य के सपने पालने की पुनरावृत्ति यहाँ रीवा से शुरू होगी। ये हम ऐसा बोल नहीं रहे, ऐसा करके दिखाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ युवाओं से चाहते हैं कि मेरे प्रिय युवा साथियों, ये कोरेक्स के हाथ की शीशी छोड़ दो, अपने लिए सपना देखो, अपने परिवार का नाम ऊंचा करना है, ऐसा संकल्प उनसे हम दिलवाएंगे और ऐसा करेंगे। आने वाले समय में आप किसको विधायक के रूप में दावेदार मानेंगे? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी। यदि हमको टिकट देती है पार्टी तो हम भी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, और राजेंद्र शुक्ला जी, जनता के माध्यम से राजेंद्र शुक्ला जी हारेंगे। 1% नहीं भी देती, जिसको भी देगी, हमारा प्रयास महापौर में भी था कि हमारा प्रयास है कि महापौर कांग्रेस का बने, रिमोट महापौर से मुक्ति मिले। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ एक प्रयास है कि रीवा में कांग्रेस का विधायक बने, इसलिए क्योंकि सरकार कांग्रेस की बन रही है, विधायक भी कांग्रेस का बन जाएगा, तो उससे सामंजस्य अच्छा बनेगा, जिससे हम इस रीवा के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। यही अपना प्रयास होगा, और सपना तो सिर्फ युवाओं के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और आगे के लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया, और युवाओं से को एक ही संदेश देंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अपने मन में सपने संजो लो,
नशा छोड़ दो और एक संकल्प लो अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए कि हमको आपका नाम रोशन करना है, इस रीवा का नाम रोशन करना है। आने वाले समय में अगर जो आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो आप युवाओं को क्या भरोसा देंगे कि आपको वोट देना चाहिए, और ऐसी क्या चीजें हैं जो कि आज के युवाओं को नहीं मिल पा रही हैं वर्तमान मंत्री से, राजेंद्र शुक्ला से, तो आप क्या करेंगे युवाओं के लिए, और यहाँ के लोगों के लिए क्या, बिंद क्षेत्र के लोगों को क्या देंगे आप, रीवा के क्षेत्र के लोगों को आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का काम है, हम टिकट मांग रहे हैं, पार्टी टिकट देती है, तो अपने रीवा के युवाओं को, रीवा विधानसभा के साथ साथ रीवा जिला के युवाओं को सिर्फ उनको एक विश्वास देना चाहेंगे कि हम तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं। जिस प्रकार से हम अपने परिवार के लिए अपने सुख में भी खड़े होते हैं, अपने दुख में भी खड़े होते हैं और परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं कि खूब तेजी से आगे बढ़ो और नाम रोशन करो, उसी प्रकार से रीवा के हर युवा के लिए, ये सब युवा जानते भी हैं, मैं उनके हर सुख दुख का साथी भी हूँ। मजाल है क्या कि कोई पुलिस वाला उनको पकड़ ले जो गलती ना करे, तो उनको सबको पता है कि यदि कोई नहीं खड़ा होगा तो रात को ही विनोद भैया 1 बजे रात ही विनोद शर्मा खड़ा है। तो हमारे सब युवा साथी इसको जानते हैं। बस मैं इतना जानूं कि युवाओं से एक ही चीज है, कोरस की सीसी बस छोड़ देना, बाकी तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई मर मिटेगा। तुमको बढ़ाने के लिए कितना भी हमको संघर्ष करना पड़ेगा। रीवा के अगल बगल जितनी भी फैक्ट्रियां उनमें 30% से 40%, 50% रीवा के युवा वहां नौकरी करेंगे, और नहीं नौकरी कर पाए तो कंपनी रीवा छोड़ के भाग जाएंगी। हम ये नहीं कहेंगे कि सबसे बड़ी कंपनी हमारे यहाँ, हम ये कहेंगे कि इस कंपनी में सबसे ज्यादा रोजगार हमारे रीवा के युवा के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे रीवा में, हम ये कहेंगे इस प्लांट में सबसे ज्यादा रोजगार हमारे रीवा के युवा का। इस तरह से जब काम करेंगे ना तो हमारा यही प्रयास है। और जो एक कानून व्यवस्था है, जो पुलिस से हमारा आम आदमी डर रहा है, इन सब से छुटकारा दिलाएंगे, यही हमारा प्रयास होगा। बाकी अपने लिए टिकट मिलेगी तो अपने लिए सब करते हैं, पार्टी को जिताना हमारा उद्देश्य है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, रीवा में कांग्रेस का विधायक होगा, आज बोल रहा हूँ, और जिस दिन रिजल्ट मिलेगा उस दिन भी आप देखना, मैं आपको यही बताऊंगा कि होगा ना रीवा में कांग्रेस का विधायक, क्योंकि हमारा एक ही सपना है, सरकार के साथ रीवा की सहभागिता। जी बहुत बहुत धन्यवाद।